आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले बात होगी ट्रेंडिंग न्यूज की। हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस में सीएम पद की रेस, प्रतिभा सिंह ने किया दावा। आज विधायक दल की बैठक। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल। 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की बड़ी मुश्किलें, नियुक्ति में गड़बड़ी पर कोर्ट ने तय किए आरोप। तमिलनाडु आंध्र में आज दिख सकता है मैंडस तूफान का असर, तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। स्वदेशी ड्रोन तपस ने पास किया 18 घंटे फ्लाइट का टेस्ट, जल्द बनेगी तीनों सेनाओं का सिपह सालार। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदुस्तान के स्वदेशी ड्रोन तपस ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली है। तपस ने 18 घंटे के फ्लाइट टेस्ट को भी पास कर लिया। किसी भी ड्रोन को सेना का सिपह सालार बनने के लिए ये टेस्ट पास करना पड़ता है, यानी तपस अब सेना में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत जल्द तीनों सेनाएं इस स्वदेशी ड्रोन से लैस हो जाएंगी। देखिए, आसमान में आधुनिक तकनीक की उड़ान। हिंदुस्तान के स्वदेशी ड्रोन ने बनाया कीर्तिमान। डीआरडीओ का तपस ड्रोन बना हिंद के ताकत की पहचान। बिना रुके बिना थके 18 घंटे की निरंतर उड़ान। आधुनिक तकनीक पर सवार यह है हिंदुस्तान का नया ताकतवर हथियार। नाम है तपस ड्रोन। ये ड्रोन आसमान में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। ये तकनीक और सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। हिंदुस्तान का ये ड्रोन पहले भी कई बार अपनी ताकत साबित कर चुका है। अब इस ड्रोन की कामयाबी की फहरिस्त में एक और सितारा जुड़ गया है। चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में तपस ड्रोन ने 18 घंटे उड़ान का फ्लाइट टेस्ट भी पास कर लिया है। डीआरडीओ ने ट्विटर पर इस कामयाबी की जानकारी दी। डीआरडीओ ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तपस ड्रोन का निर्माण किया है। इसकी लंबाई 31.2 फीट और चौड़ाई 67.7 फीट है। निगरानी के साथ ही हमला करने में सक्षम है। ये 350 किलो तक पेलोड ले जा सकता है। ये मिसाइल से टारगेट को पलक झपकते ध्वस्त कर सकता है। ये 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। एक बार में ये 1000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। तपस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। निगरानी के लिए इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। इंफ्रारेड कैमरे की मदद से रात में भी करता है निगरानी। तपस ड्रोन में थर्मल कैमरे भी लगे हैं। इसमें टारगेट की पहचान के लिए लेजर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। तपस को अधिकतम 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। अपनी इन्हीं खूबियों के साथ तपस हिंद का सिपह सलार बनने को तैयार है। बहुत जल्द इस हवाई लड़ाके को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। तीनों सेनाओं ने फिलहाल 76 ड्रोन्स की मांग की है। इनमें 60 ड्रोन आर्मी को, 12 ड्रोन एयरफोर्स को और 4 ड्रोन नेवी को मिलेंगे। ये ड्रोन अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन जैसा ही ताकतवर है। एक बार टारगेट को पहचानने के बाद ये बड़ी खामोशी से उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को इसके राडार दूर से ही पहचान लेते हैं। एक बार मिशन पर निकलने के बाद ये टारगेट को ध्वस्त करके बड़ी आसानी से वापस लौट सकता है। कुछ महीने पहले तुर्की ने भारत को अपना ड्रोन देने से इनकार कर दिया था। हिंदुस्तान ने अपने इस स्वदेशी ड्रोन से तुर्की को भी जवाब दे दिया है। तपस ड्रोन तुर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन का हिंदुस्तानी जवाब है। तपस के सेना में शामिल होने के बाद भारत को दूसरे किसी भी देश से ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हिंदुस्तान का ये हवाई योद्धा आधुनिक तकनीक की मदद से पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात उस पथ की जिसे महाराष्ट्र की समृद्धि की मार्ग कहा जाता है। नागपुर मुंबई के बीच बन रहे समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का काम पूरा हो गया। लिहाजा नागपुर से शिरडी के बीच 550 किलोमीटर लंबे हाईवे पर जल्दी गाड़ियां फर्राटा भर सकेंगी। 11 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का हाईवे है और जरूरत होने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इस रफ्तार से इस एक्सप्रेसवे पर वाहन दौड़ाने के लिए टोल टैक्स भी देना होगा। इसके लिए यहां 26 टोल टैक्स काउंटर बनाए गए। एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 55,000 करोड़ आंकी गई है। इसे आधिकारिक तौर पर बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के तौर पर भी जाना जाता है। एक्सप्रेसवे का पहला फेज नागपुर से शिरडी तक बनकर तैयार है। इस एक्सप्रेसवे से मुंबई से नागपुर के सफर में लगने वाला वक्त आधा घट जाएगा। पहले 16 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे में सफर पूरा होगा। इस पर 1268 पेड़ लगाने की भी योजना है। ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 10 जिलों और 390 गांव से होकर गुजरता है। सोचिए, जब नजारा इतना मनमोहक है तो सफर कितना शानदार होगा। शायद इसीलिए नागपुर और मुंबई के बीच बन रहे इस हाईवे को नाम दिया गया है बाला साहेब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेसवे। यकीनन इस इलाके के लिए ये विकास का, समृद्धि का हाईवे साबित होने जा रहा है, क्योंकि ये महामार्ग नागपुर और मुंबई के बीच 10 जिलों के 392 गांवों को तरक्की की राह दिखाएगा। ये हाईवे विदर्भ, मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र को कनेक्टिविटी और समृद्धि की सौगात देने जा रहा है। इस हाईवे की कुल लंबाई 701 किलोमीटर की है। दावा किया जा रहा है कि नागपुर और मुंबई के बीच की ये दूरी महज 7 घंटे में पूरी की जा सकेगी। गुड न्यूज ये भी है कि पहले चरण में नागपुर से शिरडी के बीच 550 किलोमीटर हाईवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जैसा कि तस्वीरों से जाहिर होता है, ये हाईवे नायाब इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल है। ये तस्वीरें पुणे के एक इंजीनियर विक्रम पोद्दार ने अपने कैमरे में कैद की हैं। कुछ साल पहले मैंने जब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का ड्रोन से शूटिंग किया था, तब समृद्धि एक्सप्रेसवे बन रहा था। तो मैंने ये तब सोचा था कि समृद्धि एक्सप्रेसवे जब तैयार होगा तो मैं इसका ड्रोन से फोटोग्राफी करूंगा। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है और इसमें जो खास करके जो इंटरचेंजेस बनाए हैं 701 किलोमीटर के में टू कनेक्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस, टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, 24 इंटरचेंजेस बनाए हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट का बजट 55,000 करोड़ से ज्यादा का है। अधिकारियों के मुताबिक हाईवे के बाकी हिस्से का काम अगले 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। प्रकृति प्रेमियों को भी ये हाईवे खूब रास आने वाला है, क्योंकि इसका एक हिस्सा जंगल से होकर भी गुजरता है। ये जो एक्सप्रेसवे है, समृद्धि एक्सप्रेसवे जो है, ये बहुत वाइल्ड लाइफ जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देता है उसमें से भी गुजरता है, लेकिन इसका बहुत अच्छी तरीके से केयर लिया गया है। जगह जगह पे वाइल्ड लाइफ ओवरपासेस बनाए हैं। और औरंगाबाद के पास जब मैं शूट कर रहा था तो एक इंडियन पी फाउल जो राष्ट्रीय पक्षी है, मोर, वो एक वाइल्ड लाइफ ओवरपास के नज़दीक बैठ के बहुत आराम से बैठ रहा था और बहुत आराम से बैठा था। वो भी हमने शूट किया है। इससे ये जाहिर होता है कि ये वाइल्ड लाइफ ओवरपासेस बहुत सही जगह पे बनाए हैं। इस एक्सप्रेसवे रूट पर एक नया आर्थिक गलियारा भी बनाया जा रहा है। इसके जरिए 14 जिलों को बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने के बाद महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा वाकई में समृद्धि की ओर, डेवलपमेंट की ओर और तेजी से जाएंगे, ऐसी सबको उम्मीद है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ पंकज खेलकर, पुणे।
और चलिए बात करते हैं, आज कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन है। इस दिन को और भी खास बनाने के लिए गांधी परिवार राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचा हुआ है। इन दिनों देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान से ही गुजर रही है। ऐसे में वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताने सवाई माधोपुर खुद पहुंच गए। देखिए उसकी तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बीच राहुल गांधी राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रणथंभौर में जंगल सफारी का मजा लिया। बात करें अगर प्रियंका वाड्रा की, तो प्रियंका वाड्रा पहले ही सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंच चुकी है। वहीं अब राहुल गांधी कोटा में अपनी यात्रा पूरी करके और यहाँ सवाई माधोपुर रणथंभौर में आ गए। असल में गांधी परिवार अपनी चुनावी थकान मिटाने के साथ साथ सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर एकजुट हुआ है। आज ये सभी सोनिया गांधी का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे और इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा को भी विराम दिया गया है। तो राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के जन्मदिन के मद्देनजर 9 तारीख का विश्राम रखा है और 10 तारीख से बूंदी से ही राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को वापस से शुरू करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर करवाई। बताया गया है कि ये बच्चे राहुल गांधी से मिलने के लिए सुबह से ही हेलीपैड के पास पहुंच गए थे और ऐसे में राहुल ने उन्हें निराश नहीं किया। मिलना था हमें और बस उन्होंने हमको हेलीकॉप्टर में घुमाया था और हेलीकॉप्टर भी दिखाया तो हमें बहुत अच्छा लगा। कल सुबह यानी कि शनिवार से राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेगी। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ यात्रा में शामिल हो सकती हैं। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से गुड न्यूज आई है। वहां नामीबिया से लाए गए सभी चीतों ने खुद से शिकार करना सीख लिया है, यानी ये चीते वहां के माहौल में अब अच्छे से ढल रहे हैं। अब कोई पाबंदी नहीं, पिंजरे की सलाखों के परे अब खुला आसमान है और सामने है हरा भरा जंगल। कूनो नेशनल पार्क में सियाया और सवाना की जंगल की खुली आबोहवा में ये छलांग देखी। पिंजरे से बाहर निकलने के 24 घंटों के भीतर इन्होंने अपना पहला शिकार भी किया। गुड न्यूज ये भी है कि नामीबिया से लाए गए सभी चीतों को जल्द ही बारी बारी से कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इससे पहले इन्हें छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया, जहां इन्हें कुदरती रिहाइश यानी जंगल में रहने के लिए तैयार किया जाएगा। स्वस्थ हैं, सभी बढ़िया हैं और लगातार जो पहले से छोड़े गए थे हमारे नर चीते वो भी कील वगैरह कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से कील कर रहे हैं। अलग अलग बाड़ों में रह रहे सभी 8 चीतों ने अब खुद शिकार करना सीख लिया है। प्रशासन के मुताबिक बड़े बाड़े में छोड़ने के 32 दिनों के अंदर सभी 8 चीते शिकार कर चुके हैं। वाइल्ड बोर और मतलब अवेलेबल है, सभी एनिमल्स हैं ऐसे जिसको भी वो प्राकृतिक रूप से अपना शिकार करके वहां पर रह सके। सबसे पहले 5 नवंबर को छोटे बाड़े से 2 नर चीतों फ्रेडी और एल्टन को छोड़ा गया, जिसके बाद ये दोनों कई बार शिकार कर चुके हैं। वहीं 18 नवंबर को तीसरे नर चीते ओबान को छोड़ा गया। इसके बाद 27 नवंबर को 2 मादा चीता आशा और टिब्लिसी को बड़े बाड़े में भेजा गया। आखिर में 28 नवंबर को 3 मादा चीता शासा, सियाया और सवाना को छोड़ा गया। अब ये सभी बेहद कम वक्त में अपने शिकार को पहचान कर उसे निशाना बनाने में माहिर हो चुके हैं। इस साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में नामीबिया से इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। खेमराज दुबे, श्योपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए सुहाना मौसम और ऊपर से आइस स्पोर्ट्स। खेल प्रेमियों को भला इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ही आइस स्पोर्ट्स शिमला में सैलानियों के आकर्षण का बड़ा केंद्र है। इसी बीच गुड न्यूज ये आई है कि शिमला में एशिया का पहला प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक बनकर तैयार है। देखिए बर्फ से लदी वादियों में आइस स्केटिंग की ये दीवानगी देखिए, ये जुनून देखिए। शिमला में इस खेल को पसंद करने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि उन्हें बर्फ में स्केटिंग का हुनर और जुनून दिखाने के लिए
एक शानदार मैदान मिलने जा रहा है। शिमला आइस स्केटिंग क्लब इस मैदान को तैयार कर रहा है, जो कि एशिया का पहला प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग होगा। सर्दियों का में शिमला में यही एक स्पोर्ट है जो बच्चों के लिए चलता है, और बच्चे इसमें 1-1.5 महीना जो भी हमारा होता है तो उसमें बड़ा एंजॉय करते हैं आके, क्योंकि पेपर से फ्री हो जाते हैं अपने, उनको कोई टेंशन नहीं रहती बच्चों को उसके बाद कोई। शिमला का 100 साल पुराना आइस स्केटिंग क्लब दिन रात ये मैदान तैयार करने में जुटा है। इन्हें उम्मीद है कि अगले 3-4 दिन में खेल प्रेमी, खासकर युवा, इस मैदान पर आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। हमारी तरफ से तो तैयारियां हो चुकी है, बस अब तो हम ये सोच रहे हैं कि तापमान में थोड़ी सी गिरावट और आ जाए, तो कि इससे क्या होगा कि जल्दी आइस जमना शुरू हो जाएगी, और इसका जो जितनी हमारी इसकी कंडीशनिंग होगी, जितनी ज़्यादा कंडीशनिंग होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। स्केटिंग रिंक में बर्फ की हल्की परत भी जमना शुरू हो गई है। जैसे ही तापमान और नीचे जाएगा, रोमांच का ये मैदान तैयार हो जाएगा और यहाँ पर खेल खिलाड़ियों का जुनून दिखेगा, दीवानगी दिखेगी, युवा खिलाड़ियों की गर्मजोशी दिखेगी। विकास शर्मा, शिमला, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में विकास की बयार तेजी से बह रही है। विकास की दौड़ में यहां के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नौशेरा में भी एक शानदार पहल हुई। यहां पर पहला डेयरी मिल्क यूनिट खुला है। दूध हो, घी हो या पनीर जैसे खाद्य पदार्थ यहीं बनने से ये लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं, जिससे इनकी डिमांड भी बढ़ी है। कई लोगों को रोजगार भी मिला है। दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, ये वही डेयरी फार्म है जहां ये सब चीजें मिलती हैं। ये वो चीजें हैं जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। सामान्य से लेकर खास मौकों पर तो इनकी मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। ये सारी बातें आम हैं, लेकिन हम जिसके बारे में बता रहे हैं वो खास है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नौशेरा इलाके का पहला डेयरी मिल्क यूनिट है ये। राजौरी जिले के नौशेरा के बॉर्डर इलाके के गांव में ये यूनिट PMGEP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम के तहत खुला डेयरी मिल्क यूनिट है। दरअसल रोजगार देने के लिए केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई है। उसके तहत बेरोजगारों को 10 से 25 लाख तक का लोन मुहैया कराने का प्रावधान है। ये डेयरी यूनिट भी उसी के तहत स्थापित की गई है। पुनित डेयरी नाम से खुले इस यूनिट का स्लोगन है, प्योरिटी इज आवर प्रायोरिटी, यानी शुद्धता जिसकी प्राथमिकता है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, प्योर चीज है, और ये जो है हमें कहीं मिलावट नहीं है इसमें। कोई भी जो है इस आके जो है, मैंने खुद अभी यहाँ से परचेज करके ले जा रहा हूँ। इतनी अच्छी है, कलाड़ी बन रही है जहाँ, पनीर बन रहा है, देसी घी जहाँ प्योर क्वालिटी का है, और जो है इन्होंने जो इतना लगाया है यहाँ पे ये प्लांट, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठाएं। ये एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत है, और ये हम सब के लिए ये एक बहुत खुशी की बात है। डिमांड काफी है, नेचुरल है, देखो अच्छा है, कोई मिलावट नहीं है दूध घी में, देसी लोग हैं और देसी दूध है, तो आगे अच्छी डिमांड है उनके लिए। इस डेयरी मिल्क यूनिट के खुलने से न सिर्फ संचालक को बल्कि आसपास के लोगों को भी इसका फायदा मिल रहा है। डेयरी यूनिट में कुछ लोगों को रोजगार मिलना जाहिर है, वहीं गाय भैंस पालने वाले यहां आकर दूध बेच रहे हैं, तो खरीदारों को भी आसानी हो गई है। उन्हें सारे मिल्क प्रोडक्ट यहां उपलब्ध हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए क्रिसमस की बात कर लेते हैं। क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ जश्न का जोरदार माहौल बन रहा है। जगह जगह सजावट हो चुकी है। इसी कड़ी में ब्रिटेन के क्लेरेंस हाउस में भी क्रिसमस की रौनक देखते ही बन रही है। क्लेरेंस हाउस में क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला ने ट्री लगाकर क्रिसमस की औपचारिक शुरुआत की। ट्री को सजाने में बच्चे भी शामिल हुए। क्रिसमस ट्री की सजावट के मौके पर क्वीन कॉन्सर्ट हर साल बच्चों को शामिल करती है। इस दौरान वो अपने बच्चों से मिली, उन्होंने बातचीत भी की। इस मौके पर बच्चों का प्यारा सेंटा भी वहीं पर दिखाई दिया।
और अब खबर आपको सावधान करने वाली चक्रवाती तूफान मैंडिस का असर आज दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में साफ दिख रहा है। लिहाजा मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और साउथ आंध्र के तटीय इलाकों में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। मछुआरों को समंदर में न जाने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। समंदर की लहरों में हलचल तेज। वजह है दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात मैंडस। इसके कारण आज दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और रायलसीमा के आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी तेज बारिश की आशंका जताई है। इन इलाकों में 10 तारीख तक मौसम का मिजाज सख्त बना रहेगा, लिहाजा सावधानी जरूरी है। It will continue up to tomorrow evening. So due to this, the sea condition will be rough to very rough. Hence, fishermen are advised not to venture into the sea from 8th to 10th of December. And due to this weather, to all ports in coastal Andhra Pradesh, we have issued DW2, distant वार्निंग सिग्नल नंबर 2। तूफान मैंडिस को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह बचाव दल और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। साथ ही मछुआरों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है। उन्हें समुद्र से दूर रहने को कहा गया है। अच्छी बात यह है कि ये बस 1-2 दिन का एहतियात है। उसके बाद जिंदगी फिर पहले की तरह पटरी पर लौट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं गोरखपुर के उन होनहारों से जिन्होंने एक ऐसा स्पेशल सेफ्टी शू तैयार किया है जो बेहद काम का है। आम जूते की तरह दिखने वाला ये खास जूता आपदा के वक्त और फिर किसी मुसीबत के वक्त काफी मददगार साबित हो सकता है। सेफ्टी शूज में पूरा सिस्टम उनके सोल में फिट रहेगा। खास बात यह है कि इसे चार्ज करने की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि चलने के साथ ही ये बैटरी जो है वो खुद ब खुद चार्ज होती रहेगी। और क्या क्या खासियत है स्पेशल शू की, देखिए जरा। इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, इसमें हार्ट बीट सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और इसमें हम लोग इसको जीएसएम मोड में कनेक्ट किए हैं। अगर हम लोग कभी पैनिक सिचुएशन में आएंगे तो ऑटोमेटिक कॉल ऑटोमेटिक इनके पेरेंट्स पे और लोकल पुलिस स्टेशन पे कॉल चला जाएगा और वहाँ का नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ बच्चा किसी डेंजर में है। 1, 2 या 3 नहीं बल्कि इतनी खूबियां हैं आम से दिखने वाले इस खास जूते की। खास जूता इसलिए क्योंकि इसकी खासियतें हैं ही ऐसी। गोरखपुर में इंजीनियरिंग कर रहे इन छात्रों ने कड़ी मेहनत और लगन से इस जूते को बनाया है। ये सेफ्टी शूज मानव जीवन की सुरक्षा में बेहद अहम योगदान दे सकता है। प्राकृतिक आपदा हो या फिर मुसीबत की कोई घड़ी, अगर ये जूता आपके पैरों में या आसपास है तो आपको सुरक्षित बचाना आसान होगा। आज का जो समय है ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का टाइम है। बच्चों ने बहुत सारे और भी डिवाइसेस बनाए हैं। कहीं ना कहीं जो सूझ है उसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी हम जितना भी कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे आप देखें भूकंप है, बाढ़ है या नेचुरल क्लाइमेटीज हैं, प्राकृतिक आपदाएं, जब हम कहीं जाते हैं और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उस परिस्थिति में हमारे पास कहीं भी मदद मिलने की संभावना जब बिल्कुल शून्य हो जाती है तो उस परिस्थिति में हमारा ये जो बच्चों द्वारा बनाया जूता जो है वो आपको एक कहीं ना कहीं सिग्नल भेजेगा बैक ऑफिस में, जहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे और हम उनको ट्रेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए ईश्वर न करे कहीं भूकंप आए और कोई व्यक्ति जो है बिल्डिंग में दब जाए, अब उसकी लोकेशन को ट्रेस आउट करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो जीवित है कि नहीं जीवित है, बहुत सारा संशय रहता है। तो कहीं ना कहीं यदि आप किसी ने जूता पहन के रखा है या जूते में पहनते हुए अचानक दुर्घटना हो गई है या जूता वहां पड़ा हुआ है, तब भी हम लोकेट कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसे चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है। ये जूता आपके चलने से ही चार्ज हो जाएगा। आजकल नए नए स्मार्ट वॉचेस आ गए जिसमें आपके बॉडी टेम्परेचर सेंसर वो सब सारी फैसिलिटीज दी गई हैं सर। बट क्या नाम है उसका एक मेजर सर वो डिसएडवांटेज ये है कि सर उसको चार्ज करना पड़ता है। सर हमारे शूज में सबसे मेजर बेनिफिशियल चीज़ ये है कि इसको अब चार्ज नहीं करना पड़ेगा। हमने जूते की सोल में एक पाइजो इलेक्ट्रिक लगाया हुआ है, जैसे जैसे आप चलेंगे आपके पैर के दबने से जो फ्रिक्शन पैदा होगा उससे वो खुद चार्ज होता रहेगा। इस स्पेशल सेफ्टी शूज को बनाने में जीपीएस ट्रैकर, हार्ट बीट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, जीएसएम सिम, चिप, तार, मोबाइल और एक जूते का इस्तेमाल किया गया है।
ये जूता जीएसएम मोड में कनेक्ट है। सेफ्टी शूज में जो जीपीएस ट्रैकर लगा है वो ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल फोन से जुड़ा है। जब ये छात्र इस प्रोजेक्ट में जुटे तो शुरुआत में कुछ चुनौतियां आई, लेकिन इन्होंने उन चुनौतियों को पार किया और नतीजा अब सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में अब दिखाते हैं आपको किसी महान व्यक्ति का विचार। रतन टाटा ने कहा है कि लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक तुम साबित करके दिखा नहीं देते। और चलिए उम्मीद करते हैं कि लंच टाइम के इस मेन्यू में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। जी हां, आपसे सोमवार को लंच टाइम में फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNTV।